नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश सेवा में 6 वर्ष के कार्यकाल की। आज हम बात कर रहे हैं जो कहा वो किया। जी हाँ, ये खासतौर से इसलिए कहा जा रहा है कि जितनी भी घोषणाएं की गई, योजनाएं आई, उनके जरिए अब किसानों को फायदा मिलने लगा है। और खासतौर से हाल ही में जो लोकसभा में 3 बिल पास किए गए, उसके जरिए और भी ज़्यादा लाभ आने वाले समय में किसानों को मिल सकेगा। और ये एक परिकल्पना है एक देश एक बाजार की, जो इन तीनों बिलों के पास होने के बाद से और साकार सी होती अब नजर आ रही है, जिसके चलते जो हमारे किसान हैं उनको बेहतर भाव मिलेगा। और अभी तक समस्या रहती थी बिचौलियों की या दूसरी समस्याएं, या हम कह सकते हैं तकनीकी रूप से जो किसान हैं इतने सक्षम नहीं थे, अब उनके लिए तमाम सुविधाएं जो हैं उनके गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे कृषि अवसंरचना कोष की बात की जाए या फार्म गेट पर जब हम कहते हैं सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसानों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। और उसी के तहत जो हमारी जो 3 बिल हैं जो हाल ही में पास हुए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ हम कह सकते हैं जो किसान हैं उनका अधिकार उनके पास रहेगा, और साथ ही जो उपज है, फसल है, उसका बेहतर भाव उन्हें मिल सकेगा। इन तीनों बिलों को लेकर खासतौर से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ आज मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाल जी, आप निदेशक हैं NIAP में। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विजय सरदाना जी, आप कृषि बाजार के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। जहाँ तक कानून बनाने की शक्ति है, उस मामले में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि संघ सूची की प्रविष्टि 42 में अंतर्राज्य वाणिज्य एवं व्यापार का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु सेवा के अंतर्राज्य व्यापार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संघ शासन को है, और इसमें कृषि उत्पाद भी सम्मिलित है। दूसरा, अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है। मंडी में जब तक वो लाता है तब तक उसके ऊपर मंडी फीस है, दुनिया भर के कानून है, उसका जो परिवहन का खर्चा है, और मंडी में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बोली लगा के उसके उत्पादन की कीमत को तय कर देते हैं। अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहाँ बेचेगा, कितने भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आज़ादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूँ इस अध्यादेश के माध्यम से ये आज़ादी पूरे देश को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भर के किसानों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो अध्यादेश है जिसको आज संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे APMC एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा वो इसके माध्यम से कवर होगा। दूसरा, जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि वो MSP पर फर्क पड़ेगा और फलाना कमेटी की रिपोर्ट है, मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, MSP है, MSP रहेगी, MSP पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना कितने महत्वपूर्ण हैं जो तीनों बिल हाल ही में पास किए गए हैं किसानों के लिए, किसान हित में पूरी तरीके से। और इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर सुरेश आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो हाल ही में बिल पास हुए हैं, किस तरीके से आप इनको देखते हैं?
देखिए, इससे पहले हम इन कानूनों की बात करें, मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जिस हिसाब से, जिस गति से हमारी कृषि ने तरक्की की है, उस गति से हमारी जो कृषि बाजार व्यवस्था है उसने तरक्की नहीं की है, उसमें बदलाव नहीं आए हैं। और यही वजह रही है कि सरकार ने बार बार इस कृषि बाजार व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहले इन्होंने किया राष्ट्रीय कृषि बाजार को, उसको इन्होंने शुरू किया, वो अब काफ़ी प्रचलित है। दूसरी व्यवस्था जो अभी हाल में सरकार ने उसको घोषणा की है, वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की उन्होंने बात की है। 1 लाख करोड़ रुपए उसमें जो है फाइनेंसिंग की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, बाकी जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब के लिए उसमें प्रावधान उसमें किया गया है। तीसरी कोशिश सरकार की ये रही है कि हमारा जो उत्पाद है उस इस स्तर पर पहुंच गया है जहाँ पे 1 या 2 संस्थाएं उसको मैनेज नहीं कर सकती। बाजार में और ज़्यादा जानकारी हो, बाजार में और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो, तभी उसका सही लाभ किसानों को मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में सरकार ने जो हमारा APMC एक्ट है उसमें बदलाव लाने की कोशिश कई बार की है। सबसे पहले 2003 में एक मॉडल एक्ट इन्होंने बनाया था और वो कहा गया था राज्य सरकारों को कि आप इसको जो है इसको एक तरह से अडॉप्ट करिए, इसको लागू करिए जिससे किसानों को उसका फायदा हो सके। अभी हाल में उसको आगे और ले जाया गया और उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो हमारे फसल हैं, फसल के साथ में हम जो पशुपालन है उसको भी इसमें जोड़ते हैं। और एक नया एक्ट APLM एक्ट जिसको हम बोलते हैं 2017 वो बनाया गया और वो मॉडल एक्ट बनाया गया और उसमें फिर राज्य सरकारों को कहा गया कि आप इसको जो है अडॉप्ट करिए जिससे जो हमारी बाजार व्यवस्था है उसमें बदलाव आए। जी बिल्कुल। लेकिन इन दोनों ही प्रयासों में उतनी सफलता सरकार को नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। कुछ राज्य सरकारों में हो सकता है कुछ अपनी उनकी परेशानियां हो या कोई अपना उनका रिजल्ट, वो सामंजस्य यानी नहीं बैठ पाया था, सामंजस्य नहीं हो पाया। तो जो एक इच्छा थी बदलाव लाने की कृषि बाजार व्यवस्था में वो नहीं हो पाई। तो उस बाजार व्यवस्था में जो बदलाव लाने का एक बड़ा प्रयास सरकार का इन्हीं दोनों जो ये मॉडल एक्ट बनाए गए थे और बाकी जो रिफॉर्म किए गए हैं उसमें यह है कि जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी कैसे हम कृषि बाजार में बढ़ाएं जिससे ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो। वहाँ पे जब ज्यादा खरीदने वाले होंगे, ज्यादा ट्रेडर होंगे तो ये उम्मीद की जाती है कि किसानों का जो एक तरह से कोई मोनोपोली टाइप का वहाँ पे परचेज होता था उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और किसानों को अच्छा भाव वहां पे मिलेगा। और बिल्कुल, अब पहले हम देखते थे जिस तरीके से जो बिचौलिए हैं वो पूरा का पूरा लाभ जो है उनके खाते में चला जाता था, किसान जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है और वो उन्हीं बिचौलियों से फिर जो है कोई जो बड़े खरीदार होते थे या कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती थी उनसे खरीदते थे। तो उसमें काफ़ी एक तरह से समझें कि उतनी इफिशिएंसी बाजार में नहीं थी। तो ये कोशिश की गई कि हम कैसे जो निजी क्षेत्र है उसकी बाजार में भागीदारी बढ़ाएं। जी बिल्कुल। उसी को ध्यान में रखते हुए जो कानून में बदलाव लाया गया है वो उसी के लिए है कि किसानों का जो माल है उसको बाजार में खरीदने के लिए और ज्यादा खरीदार हों, जहां पे किसान उसको बेचना चाहे वहां पे बेच सके और उसकी उपज का उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। 3 जो कानून है ये, तो ये है जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु बिल, आवश्यक वस्तु जो कानून था उसमें क्या था कि वो तब लागू किया गया था जब हमारे पास में शॉर्टेज थी, लेकिन अब हम सरप्लस में हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके दायरे से बाहर होनी चाहिए क्योंकि हमारा उत्पादन का स्तर ज्यादा है तो खरीदारी का स्तर भी उसी हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। जी डॉक्टर सुरेश, अगर सरलता से हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम मान सकते हैं कि पहले जब उत्पादन की हमारे कमी होती थी हमें आयात करना पड़ता था, लेकिन जब हम आज सरप्लस की बात करते हैं, निर्यात जो है, हम निर्यात के आंकड़े देखें उनमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो ऐसे में आवश्यकता थी कि इस तरह के जो बिल हैं वो कम से कम हमारे कृषि बाजार को और सशक्त कर पाएँ। हाँ, वो इसी का सिलसिला है कि हम जो हमारे पास में जितना उत्पाद अब है उसमें से उसका काफ़ी मात्रा में हमको निर्यात करना पड़ेगा तभी जो हमारा जो मूल्य है घरेलू बाजार में वो अच्छे हो पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यात करने वाले हैं,
उसमें उनको कम से कम इतनी छूट हो कि वो अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद किसानों से खरीद सके जी। और इसको सीधा जो है वो बाहर निर्यात कर सके। जी। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें थी। उसमें यह भी था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल जाता है उस पर कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। फ्रीली उसको जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको बेच सकें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो सरकार ने बार बार उसको प्रयास किया और इन्हीं चीज़ों में सुधार करने के लिए 3 जो ये कानून बनाए गए। जी बिल्कुल। तो इसमें से 2 ये मुख्य हैं। एक तो जो आता है कृषि उत्पाद से जो ट्रेड और कॉमर्स वाला जी। एक मूल्य संवर्धन को लेकर। जी। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। जी। इन दोनों जो अभी ये आए हैं बिल, इनमें जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब नहीं हो रही है। जी। ये एक हकीकत है कि बहुत सारा उत्पाद वो एपीएमसी जो मार्केट है उनसे बाहर बेचा जाता है। जी। उसमें ज़्यादातर आते हैं हमारे फल, उसमें प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं और लोग भी खरीदते हैं। लाइव स्टॉक तो सारा मार्केट के बाहर ही होता है। जी बहुत बिल्कुल। सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो किसानों का माल है जो बाजार के बाहर होता है। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जी। संबंधित है। उसमें किसान के साथ में एक तरह से अनुबंध होता है। जी। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या बड़े ट्रेडर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं वो अनुबंध करते हैं कि आप हमें इस गुणवत्ता का ये माल हमको सप्लाई करिए और आपका जो प्राइस है उसको हम लिंक करेंगे, या तो बाजार से लिंक करेंगे, उससे बल्कि बेहतर ही देंगे। जी। तो इस तरह का भी काफी प्रचलन हमारे देश में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले सालों के मुकाबले भी अगर देखा जाए तो उसमें मान सकते हैं लगातार वृद्धि की जा रही है। जहाँ तक एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी पिछले सालों से जो वर्तमान सरकार के समय में हुआ है तो काफ़ी एमएसपी में तो एक घोषणा ही की थी कि एक हमारी नीति होगी, हम लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को देंगे और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई। खासतौर से देखा जाए जो हमारे मोटे अनाज हैं उनका, दलहनों का, उसमें हमने काफ़ी सफलता भी पाई है। यानी हम कह सकते हैं जो कहा वो किया। हाँ, उसमें काफ़ी एक जो प्रॉमिस थे जी। वो सभी के प्रॉमिस थे तो उनमें उसमें एक तरह से एक्शन किया गया। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कुछ जगह रहा हो कि एमएसपी जो था वो किसानों को शायद कहीं किसी बाजार में, किसी क्रॉप में, किसी समय में शायद ना मिला हो, उसके हो सकते हैं। अधिक जानकारी मेरे पास में नहीं। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर सुरेश कभी कभी हम देखते हैं राज्यों की तरफ से भी जो तालमेल है वो नहीं हो पाता। दिशा एक पूरी बाजार व्यवस्था को मिली है। जी, बाजार व्यवस्था की हम यहाँ बात करते हैं तो डॉक्टर सुरेश हम बात करते हैं एक देश और एक बाजार की जो परिकल्पना है, क्या इस राह पर हम मान सकते हैं अब आगे बढ़ रहे हैं इन जब से 3 बिल आए हैं उसके साथ साथ? हाँ, ये प्रयास तो उसी दिशा में है कि एक राष्ट्र है, एक बाजार हो। जी। और उसमें क्या होता है ना कि जब अलग अलग बहुत सारे उसमें रुकावट होती हैं, इंटरेस्टेड मूवमेंट में होती हैं, अलग अलग टैक्सेस होते हैं, अलग अलग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परमिट लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें लागत को बढ़ाती हैं। इनकन्वीनियंस तो बढ़ती है, सुविधा होती है, लेकिन साथ में लागत को बढ़ाती है। बिल्कुल। उसमें यही कहा गया कि एक देश है तो कोई व्यापारी कहीं भी खरीद सके, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको हम बोलते हैं वो बनाया गया और उसके साथ में जो बाकी रेस्ट्रिक्शन थे उनको भी कम किया गया। उसका अगला स्टेप एक जो अभी कानून बने हैं तो मैं समझता हूं कि ये जो है उसी दिशा में एक प्रयास है। यानी हम मान सकते हैं घरेलू बाजार से वैश्विक बाजार की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हर स्तर पर किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से हमें नजर आती है। हर एक महत्वपूर्ण कदम इसी दिशा में उठाया जा रहा है। डॉक्टर सुरेशवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सेवा में 6 वर्ष जो कहा वो किया। आपने अभी तक जाना किस तरीके से जो 3 बिल हाल ही में लोकसभा में पास हुए हैं, कितना फ़ायदा इनके ज़रिए किसानों को मिल रहा है। आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं और नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी।
इस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी करी तो ये कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। ये विधेयक में प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर किसान की जमीन पर करारकर्ता उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है कि उस फसल के लिए उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दोनों की रजामंदी से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। जिस दिन करार खत्म होगा उस दिन करारकर्ता या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर ले जाएगा, और अगर वो उखाड़ेगा नहीं तो किसान ही उसकी भूमि का मालिक है, वो उस अधोसंरचना का भी मालिक हो जाएगा। जहां तक किसान और करारकर्ता के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमने ये व्यवस्था की है कि वो विवाद एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम दोनों पक्षों से कहेगा कि आप एक एक पंच या दो दो पंच नियुक्त कर लो। किसान के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, व्यापारी के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, और एसडीएम कहेगा कि आप लोग इसमें सुलह करके आओ। अगर ये पंचायत सुलह कर लेती है तो ठीक है, और अगर सुलह नहीं करती तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा। ये प्रावधान हमने इसमें किया है। और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो करार है उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्ध अगर एसडीएम कोर्ट में फैसले के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इसमें किसान की गलती है, तो किसान से अगर वसूली का आदेश होगा तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है जितना आदान प्रदान करने के लिए करारकर्ता ने उसे दिया हो। अगर बीज उपलब्ध कराया है, पेस्टिसाइड उपलब्ध कराया है और कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, तो कुल मिला के अगर 100 रुपए उसने उपलब्ध कराए तो 100 रुपए ही किसान के द्वारा दे होंगे। साथ ही एसडीएम कोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्ध इस पारित आदेश की जो राशि है उसकी वसूली नहीं कर सकता। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। किसान तय करेगा कि मैं अगली फसल पे दूंगा तो अगली फसल पर ही होगा, लेकिन व्यापारी अगर गड़बड़ करता है तो व्यापारी को 100% करार का पालन करना होगा और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये भी प्रावधान किया है, किसान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। मूल्य आश्वासन का मायने ये कि जिस दिन करार होगा, ये करार बुआई से पहले होगा और बुआई के समय एक मिनिमम कीमत दोनों लोग मिलकर तय करेंगे, और दोनों लोग मिलकर, जैसे उदाहरण के लिए केला है तो एक मिनिमम मूल्य निकाला कि केला 10 रुपए किलो, तो करार में 10 रुपए किलो आएगा। ये 10 रुपए किलो का भुगतान ओला, पाला, इल्ली, बाढ़, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आए, लेकिन करारकर्ता को
मिनिमम मूल्य का भुगतान किसान को करना ही होगा, यह उसके लिए बाध्य है। और साथ ही ये भुगतान करेगा किसान को, लेकिन अगर फसल आई और फसल आने के बाद अगर प्रोविजन है, आप देखो, और उसके बाद अगर फसल आई और उसकी कीमत 20 रुपया किलो हो गई, तो करार करते समय इस बात का करार में उल्लेख किया जाएगा कि कीमत अगर दुगनी होगी तो इतना प्रतिशत किसान को और मिलेगा। यह प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो किसान की संरक्षा दोनों एक्टों में की गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मंडी परिधि के बाहर का जो प्रेमाइसेस है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो किसान का माल जहां रखा है वो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज हो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। न राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, न केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। ये खेती और किसानी से संबंधित विधेयक हैं। ये किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले हैं, किसान की जिंदगी को बदलने वाले हैं, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को निर्यातक से जोड़ने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। साथ ही इस बारे में भी हमारे साथ जो कृषि बाजार के जानकार हैं विजय सरदाना जी, इस बारे में विजय जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से जो बिल हैं किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएंगे। विजय जी, यहाँ सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर खासतौर से बात हम कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य की करते हैं, ये जो बिल जिस तरीके से पास किया गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं संभावनाएं ढूंढने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार की रही है जो कि किसानों के हित में हो, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो 3 कानून सरकार लाई और खासकर जो ट्रेड बिल लेके आई है, ये किसानों की डिमांड पिछले 30-40 साल से थी। जी, आप किसी भी किसानों के ज्ञापन को उठा लीजिए, किसानों की मांगों की चार्टर को उठा लीजिए, हर किसान नेता ने पिछले 30 से 40 साल में एक ही बात कही थी कि हमें मंडियों से, बिचौलियों से मुक्त करा दिया जाए। जी, आज जब सरकार ने ये कदम सरकार जनता की और किसानों की डिमांड पे उठाया है तो ऐतराज क्यों हो रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल जो मैं हमेशा हर आदमी से पूछता हूं कि जब एज ए कंज्यूमर मैं किसान के सामान का 50 रुपए दिल्ली में दे रहा हूं, उस सामान की कीमत जो है किसान को 5 रुपए पहुंच रही है। जी, ये बीच में 45 रुपए रख कौन रहा है? कौन लोग हैं जो ना पैदा कर रहे हैं ना कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी 45 रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं? ये लोग कौन है? ये कहां से आए? जी, इनको किसने अधिकार दिया? जो हमारा अभी तक सिस्टम जो चलता रहा है वो किसानों के हित में नहीं था। जी, यानी एक शुद्ध लाभ जो है वो किसान के पास पहुंच सकेगा निश्चित रूप से। जी, वो मेरे से डायरेक्ट डील करेगा, बीच में कोई उसका हिस्से की मांग करने वाला कोई नहीं होगा, कोई बीच में दलाली नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जैसे आज हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, जी, दलाल नहीं है तो किसानों के बैंक अकाउंट में जो सरकार पैसा भेज रही है वो पूरा पहुंच रहा है। जी, इसी तरह से जब किसान कंज्यूमर से डायरेक्ट डील करेगा, बायर से डायरेक्ट डील करेगा, तो जो बायर पैसा देगा वो सीधा किसान के हाथ में देगा। जी बिल्कुल विजय जी, किसान को मिलेगा। जी, और अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले कई सालों की भी अगर बात की जाए, जो तमाम योजनाएं आती हैं किसानों के हित में हैं, और शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी वजह से एक विरोधाभास या इस तरह की भ्रांति फैला दी जाती है कि ये सही नहीं है, लेकिन बाद में हम अगर देखा जाए जो परिणाम है वो काफ़ी सकारात्मक आते हैं और किसान खुद कहते हैं, जैसा आपने कहा कि एक मांग हमारी चली आ रही थी और वो पूरी हुई, उसका फायदा हमें मिल रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए, आप इतिहास पे जाइए भारत के, हिंदुस्तान में जब फैक्स मशीन आई तब लोगों ने हड़ताल की। जी, हिंदुस्तान में जब कंप्यूटर आए तब हड़ताल हुई। हिंदुस्तान में जब प्राइवेट एयरलाइंस आई तब हड़ताल हुई, जब प्राइवेट टेलीफोन आए तब हड़ताल हुई। जी, इंटरनेट आया तो हड़ताल हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल आए तो हड़ताल हुई। हमारे यहाँ तो आप कुछ भी बदलाव करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जी
जो हड़ताल पे उतर जाएगा। आज जब आप किसानों के हित की बात कर रहे हो, जो लोग किसानों का हक मारते थे, मैं जैसा आपको पहले कहा कि जो लोग मेरे 45 रुपए रख के किसान को 5 रुपए देते थे जी, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि सुधार हो, क्योंकि वो 45 रुपए फिर अपनी जेब में कैसे डालेंगे? जी बिल्कुल। वो तो चाहते ही नहीं कि किसान और कंज्यूमर आमने सामने आए। वो तो चाहते हैं कि जैसे आज तक वो कंज्यूमर को महंगे दाम पे और किसान से सस्ते दाम पे खरीदते थे और बीच का मुनाफा अपनी जेब में डालते थे, जी। ये सिस्टम चलता रहे। जी, उसी से उनकी दुकानदारी चलती है, उन्हीं से उनकी राजनीति चलती है। जी, यानी हम वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल सीधे तौर पर मान सकते हैं जो बदलाव है ये देश को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल लेके जा रहा है। आज की तारीख में हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको फिर मैं उसी बात को कह रहा हूं। जी, आज जो 50 रुपए की सब्जी है, किसान को 5 रुपए मिल रहा है। कल को किसान मेरे पास आएगा, कहेगा सर मैं आपको 20 रुपए में सब्जी देता हूं। जी किसान को 5 का 20 रुपए मिला, बिल्कुल। मेरे को 50 के 30 रुपए देने पड़े या 20 रुपए देने पड़े, मेरे 20 रुपए बचे, किसान के 20 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हुई, तो देश में एफिशिएंसी बढ़ी ना। जी बिल्कुल, यानी एफिशिएंसी बढ़ी तो देश का फायदा हुआ, नुकसान किसका हुआ? जी, यानी जो उत्पादन कर रहा है वहां भी फायदा और उपभोक्ता तक ये सीधा फायदा पहुंच सकेगा। इसी से इकोनॉमिक इंप्रूव होगी, इसी से आप कॉम्पिटिटिव में आओगे। जी, वही लोग बाजार में बचेंगे जो वैल्यू एडिशन करेंगे, जो वास्तव में कुछ किसान को या तो सपोर्ट करेंगे या कंज्यूमर को सपोर्ट करेंगे। जी अभी जो दलाली हो रही है वो बगैर किसी मेहनत की हो रही है। बिल्कुल। आप मंडी में बैठे हैं, मेरे पास एक लाइसेंस है, आपकी मजबूरी है मेरे पास जाना, जी। क्योंकि सरकार ने मुझे एक लाइसेंस दे दिया और हमने कार्टेल बन के एक, जिसे कहते हैं कि एक माफिया सा बना लिया कि ना किसान मेरे से बात कर सकता है, ना मैं किसान से बात कर सकता हूं। आपको उस माफिया के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ेगा। जी, यही तो इस देश की ट्रेजेडी रही है। किसान गरीब क्यों रहा? इसीलिए तो गरीब रहा। जी, यानी पहले एक सीमित दायरा जो नजर आता था, अब उस दायरे को पूरी तरीके से हम मान सकते हैं किसान के लिए खोल दिया गया है और संभावनाएं अब किसानों के सामने हैं आने वाले समय में। बिल्कुल है, क्योंकि आज सबसे अच्छी बात क्या होगी? जी, जब किसान मेरे पास सब्जी लेके आएगा, मान लीजिए आज वो टमाटर लेके आता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई तुम टमाटर तो लिया यार, अच्छा प्याज भी ले आओ, अच्छी अदरक भी ले आओ, अच्छी गेहूं भी दे सकते हो क्या, अच्छा तिलहन भी दे सकते हो क्या? किसान को पता लगेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है और वो किसान उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। अगली बार जब वो मेरे से आएगा, कहेगा सर इस बार मैंने सरसों बोई है, आपको चाहिए तो मेरे को बताना, मैंने इस बार मूली बोई, आपको चाहिए तो बताना, या मैंने आपके लिए कुछ और उगाया है, आपको चाहिए तो बताना, तो मैं भी कहूंगा यार ले आना अगली बार। तो एक वार्तालाप डायरेक्ट बनेगा। जी विजय जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सके। फिलहाल विजय सरदाना जी, आपका और डॉक्टर सुरेश पाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और ये पूरी तरीके से आपने जानकारी दी, बताया कितने महत्वपूर्ण हैं तीनों बिल और ख़ासतौर से जो कुछ भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं या विरोधाभास जो नज़र आ रहा है उसको किनारे करके जो किसान हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना एक कदम आगे लाकर अपनी जो भागीदारी है, जो अपना योगदान है, वो भी निभाना चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें। प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की